अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि एक मुसलमानों का काफिला कश्ती में बहरे अरब के समंदर पर रवां दवां था। कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा था नहीं मालूम कि अचानक सिंध के करीब बहरी कज़ाकों ने हमला कर दिया। मुसलमानों के काफिले में बच्चे और औरतें भी थीं, मगर एक खातून खास किस्म की जादुई आवाज़ रखती थी। उसने चीख कर कहा, भाई सानू छुड़ाओ, भाई सानू बचाओ। ये आवाज़ पूरे समंदर को पार करके मुसलमान गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंची। वो सोते में जाग गए और साथ में उनकी गैरत भी कि मुसलमानों के काफिले को कैद कर लिया गया है। हालांकि हज्जाज बिन यूसुफ की के अपने कैद खाने में 10,000 से जायद मर्द और औरत कैदी एक साथ रहते थे। फिर इन्हीं साहब ने अपने होनहार दामाद और सपसलार को दीवल पर हमले के लिए भेजा। हालांकि 2 हमले और भी पहले किए जा चुके थे और नाकामी का सामना भी हुआ था। पहले शायद कोई चीख नहीं आई थी और आखिरी हमले में यह भी साबित नहीं हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम ने इस चीख वाली औरत और बाकी कैदियों को छुड़वाया कि नहीं। हाँ, अलबत्ता उनके बदले दूसरी औरतों को कैद करके अरब ज़रूर भिजवाया गया और आखिर में बेचारे मोहम्मद बिन कासिम भी वापसी पर कैद में ज़िंदगी गुजारी। चलें जी, तारीख की मुबालका आराई से निकलकर मौजूदा दीवल पर चलते हैं। पिछली वीडियो में बताया था कि म्यूजियम के खारजी रास्ते से दीवल शहर नजर आता है। एक छोटी सी राहदारी से होते हुए दाएं बाएं पौधे दरख्त लगे हुए हैं होते हुए हम उस जगह पे पहुंचे जहां से दीवल सिटी स्टार्ट होती है। एक्चुअली ये शहर यहीं से शुरू होता है और अगर हम दाएं तरफ देखेंगे तो आगे जाके दरख्त हैं और यहाँ पर एक छोटा सा राहदारी बनी हुई है। आप इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। सीधे हाथ पे एक टक शॉप है जहाँ से आप ड्रिंक वगैरह खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ मालूमात हैं। मौसम गर्म था लेकिन हम चलते चलते जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत जगहों पे बादल भी नज़र आते हैं। गर्मी अपनी शिद्दत पे थी लेकिन बादलों ने हमें काफ़ी बचाया हुआ था। दीवल की बुनियाद कदीम ज़माने में रखी गई थी और ये सिंध की तहज़ीब का एक अहम हिस्सा था। यहाँ पर मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ सल्तनतों का राज रहा, जिनमें बखामशी, यूनानी, सासानी और आखिरकार अरब शामिल थे। दीवल की सबसे मारूफ तारीख़ 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले से शुरू होती है। सामने वही फसील है जिसका मॉडल हमने म्यूज़ियम में देखा था, हूबहू उसकी कॉपी है, मगर जो असल था वो पीछे था। ये हम इसके पीछे हिस्से में खड़े हुए हैं। ये इसका समझ लें शहर का अंदरून रास्ता है। जो मुसलमानों ने हमला किया था वो उसके फ्रंट से है। जब हम ऊपर पहुंचेंगे तो फिर नज़र आएगा। हमारे दोस्त अब्बास अपनी कीमती बातों और मशवरों से हमें नवाजते हुए, लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छी बातें जो हैं उन्होंने आगे जाके बयान की, वो हम उससे ज़रूर इस्तेफ़ादा करेंगे। अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि काश हमारे साथ अभी आतिफ, मोहम्मद और अली भी होते तो ज़्यादा मज़ा आता। बात करते करते हम उस जगह पे आ गए बिल्कुल फसील के करीब। ये फसील के साथ जो केले की फसील होती थी उसके साथ एक बहुत गहरा खड्डा होता था, गड्ढा होता था, जिसमें पानी भरा होता था ताकि कोई आसानी से फसील पर चढ़ ना सके। पानी में मगरमच्छ भी हो सकते थे। तो हम देखें यहाँ पर ये सीढ़ियों में आ गए। ये याद रहे कि हम दीवल के अभी हम पिछले वाले हिस्से में जो शुरू है शहर होता है यहाँ से, ये वो हिस्सा नहीं है जो जहाँ पर मुसलमानों ने हमला किया था। हूबहू ऐसी सीढ़ियाँ उस साइड पे भी होंगी। सीढ़ी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी रेनोवेट किया गया है। ये फसील की कुछ दीवारों की साख रह गई है। देखें, ये ईंटें पत्थरों से बनाया हुआ था, पत्थर हैं। उस दौर में चूना था, शायद सीमेंट तो नहीं था उस दौर में। जैसे ही ऊपर चढ़े तो हमें पूरा दीवल शहर नजर आने लगा, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि आवाज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कौन क्या कह रहा है। अब्बास कुछ कह रहे थे लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस यही बता रहे थे कि शायद वो उस तरफ से मुसलमानों ने हमला किया था, उस तरफ समंदर था। तो दीवल काफ़ी एक मशहूर बंदरगाह थी और वक्त के साथ साथ इसकी अहमियत ख़त्म होती गई। अहमियत बाद में कम इसलिए हो गई है और वक्त के साथ साथ ज़वाल पजीर यूँ हुई कि मुग़ल दौर में और बाद में बरतानवी राज के दौरान कराची की तरक्की की वजह से इसका किरदार मज़ीद कमज़ोर होता गया। कुएं ने हमें अपनी तरफ राग़िब किया, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो बड़ी मायूसी हुई क्योंकि कुआं भर दिया गया था। शायद लोग खुदकुशी करते होंगे।
वरना कुआं काफ़ी गहरा होता है। बस घरों के और कमरों के आसार रह गए थे, बाकी सब कुछ नामो निशान, सब कुछ मिट चुका था। ना वो फसील, ना वो किला, ना वो आलीशानपन, सब कुछ खाक आलूद। रहे नाम अल्लाह का, बस सब कुछ नामो निशान मिट जाता है। आगे एक बाउंड्री वॉल बनाई गई थी लकड़ियों की, जिससे पता लगता था कि यहाँ वो आर्टिस्ट रहते थे जो यहाँ पर काम करते थे, लेकिन कोई खदो खाल नामो निशान तो नहीं था, बस एक बाउंड्री थी। हम ये सोच के आए थे बहुत तेज होगी, नहीं चला जाएगा, लेकिन अल्लाह ने करम किया। लेकिन यहाँ बादल ही बादल है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा मौसम है। यहाँ देखें वो एक लेक है, कुदरती लेक, और ये व्यू देखें, कहाँ तक का व्यू नजर आ रहा है, 6-7 किलोमीटर दूर तक का व्यू आप देख सकते। कल हम एक बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमला करने की वजह यह है कि हाँ। मैंग्रोव होते हैं। हाँ। आप इसको अगर व्यू करिए थोड़ा सा, तो यहाँ आपको एक अंदाजा होगा कि नहर टाइप जा रही है। हाँ। इस तरीके की बहुत सारी इस साहिल पे कटिंग्स आती थी पानी की, ताकि दुश्मन वहां से ना आ सके ना आराम से। इजी नहीं होता, मतलब ओपन सी नहीं है। ये समुद्री पानी है, समुद्री पानी है, सारा साहिल है। आगे गए तो जनूबी एशिया की पहली मस्जिद हमें नजर आई। बल मस्जिद क्या, मस्जिद के आसार थे, न गुम्बद, न मीनार, न सतून, न वो नमाजी, सिर्फ एक उनके आसार हैं। मुझे एक कहानी याद आ रही है, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, गुजरा हुआ ज़माना, कि मस्जिद और कुएं सब वक्त के साथ ख़त्म हो जाते हैं, बस इंसान के अच्छे अमाल जिंदा रहते हैं। अब हम सबसे हाईएस्ट मकाम पे जा रहे हैं, जाके देखते हैं कि वहाँ से पूरा दीबल शहर कैसे नज़र आता है। ले जी, हम टॉप पर आ गए हैं। अब यहाँ से अच्छा खासा व्यू, 6-7 किलोमीटर का व्यू नज़र आ सकता है। इस तरफ वो जगह, ये वो जगह है जहाँ से मुसलमानों ने हमला किया था। बिल्कुल आज से तकरीबन 1700 साल पुरानी बात है। अब तो बिल्कुल समंदर ने चेंज भी कर लिया हुआ, लेकिन कम वेश ये वही जगह है। मैं तो पहली बार पहाड़ी चढ़ा था, मैंने सोचा था पहाड़ कभी पहाड़ पे लगे, इतने गर्मी महसूस नहीं हुई। तो जनाब ये था दीबल का नज़ारा, दीबल सिटी। और राय दाहिर कहाँ होता था हमें तो नहीं पता कि राय दाहिर कहाँ स्टे करता था, कौन सी जगह। थोड़ा सा आसार है, क्या है जाके देखते हैं, नीचे जाके देखते हैं। ये देखें बहुत ही नामवर सी जगह है। जब भी यहाँ पर आए तो जॉगर वगैरह पहन कर आए, कैप पहन कर आए, क्योंकि आपको पता है गर्मी भी बहुत है और नामवर जगह है ना। तो इसकी खूबसूरती भी यही है कि इसको बहुत मॉडर्नाइज नहीं किया गया ना, जैसा था ये वैसे ही रखा गया, तो उसकी वजह से इसका असल रूप मौजूद है। तो हम देखते हैं कि रेड कलर की जो बाउंड्री लगी हुई है क्या चीज़ है। ये एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, इससे पता लगेगा। अच्छा, ये इनके ये रेजिडेंशियल एरिया है। ये देखें, ये जितने आर्टिस्ट थे यहाँ पर जो काम करते थे, आर्किटेक्ट्स, ये उनके रेजिडेंस हैं, घर हैं, रूम जितने भी ना, कि उनके कमरों में टीवी होगा ना इंटरनेट। तो कभी कभी मैं ऐसे एरिया में आके सोचता हूँ कि यार उनकी हॉबीज क्या होंगी फालतू टाइम में, जब जंग नहीं होती होगी तो आम आदमी क्या करता होगा। वो देखें स्टेप्स भी बने हुए हैं ना चढ़ के ऊपर। इसकी एक्चुअल लोकेशन तो आप एज्यूम ही कर सकते हैं, मतलब वो देखें कितने दूर है, वो हाइट पर है। अजीब मंजर है, अब ऐसा लगता है कि माजी के धंधों में खो गए। दूर आपको देखें साहिल समुद्र नजर आ रहा है, वो पंचक्कियां जैसे बिजली पैदा होती हैं। हमला वहीं से हुआ था, उस तरफ समुद्र है, तो मैंग्रोव के जंगलात भी हैं।
और इधर पता नहीं इस साइड पे कहीं किला होगा, इधर किला होगा। वो जब हम चढ़े थे वो तो बैक साइड है, ताकि वो बैक साइड भी उसी तरीके से बना हुआ है। राजा दाही का झंडा किधर था जो उसने गिराया था मंजनीक से? मंजनीक कहाँ रखी गई थी कुछ नहीं पता। बहुत कुछ है अभी तशनगी तारीख को बताने के लिए। चले, तारीख दान ज्यादा बेहतर जानते होंगे, हम तो बस एक अदना से मुतलाशी हैं तारीख के। गर्मी बहुत बढ़ गई है, अब हम चलते हैं। रास्ते में मुझे एक जूते का निशान मिला जो कि वक्त के साथ जम गया है। इसको देख के मुझे नील आर्मस्ट्रांग का चांद पे फर्स्ट स्टेप ऑन मून याद आ गया। हर पत्थर में कोई ना कोई कहानी होगी, हर पत्थर में, जिस पत्थर को देखो उसमें कोई कहानी होगी। ये देखें हमारे पाकिस्तानियों का, ये कहीं भी अपना नाम लिखना नहीं छोड़ते। ये आप देखें, आप नाम जरूर लिखते हैं। ड्रेन सिस्टम, हाँ ये देखें, अच्छा ड्रेन है, मस्जिद का पानी बाहर निकलता होगा इधर से। ये इसका एंट्रेंस है मस्जिद का। ये मकतब है, स्कूल। मगर मुझे स्कूल के कहीं आसार नजर नहीं आ रहे थे, तो बास ने घर से कहा कि ये मदरसा ही है। लेकिन मैंने उससे कहा कि मदरसा यहाँ कैसे हो सकता है, ये तो हिंदुओं का इलाका था। लेकिन फिर मुझे ये ख्याल आया कि मुसलमानों से कुछ بعید नहीं, ये कहीं पर कुछ भी बना सकते हैं। चढ़ना जितना मुश्किल था उतरना उससे भी मुश्किल तर। वापसी में हमें निकास का बहुत अच्छा सिस्टम नज़र आया जो कि हमारे माशरे में मफकूद है। ये लोग सबसे पहले निकास का इंतज़ाम बहुत ज़बरदस्त करते थे। वापसी में इतनी गर्मी के बाद ये एक बरगद का दरख्त हमें जन्नत नज़ीर दरख्त नज़र आने लगा, तो हमने इस दरख्त के नीचे सस्ताने का इरादा किया। लेकिन वही हमारी कौम, दरख्तों पे भी नाम लिखना। देखें चाइनीज में भी कुछ लिखा हुआ है, नहीं नंबर है। इतनी गर्मी के बाद इस ठंडक के माहौल में मजा ही कुछ और है। लेकिन जब मैं इन दरख्तों में देखता हूँ पूरी दुनिया के नाम लिखे हुए, जितने मुस्लिम फातिहीन थे जो यहाँ पर आए, उन सब ने सो कॉल्ड मुस्लिम कपल, प्रेमी जोड़े, उन्होंने आके अपने नाम लिखे और जिनसे मुतासिर थे उनके नाम लिखे। तो हमारा जो ना, ये हमारी तारीख की किताब है। ये हम इस तरह किताबें लिखा करते थे। यूरोप ने प्रिंटिंग मशीन इजाद कर ली थी और उस पर छापते थे। हमारी प्रिंटिंग मशीन ये थी, हम इसी में लिखा करते थे सब कुछ, सारी दास्तानें। अपनी वीडियो का इख्तिताम हम इस पुरखशीश और खामोश इलाके को अज़मत बख्शते हुए, खामोश रहते हुए करते हैं।